दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। करंट अफेयर्स की आज है क्लास नंबर 2। जुलाई की करंट सीरीज चल रही है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके पार्ट 1 देखिए। इनकेस अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि रीजनिंग और कंप्यूटर की काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। पीवाईक्यूज भी कराए हैं मैंने ईवीएस के ऊपर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली जो रिपोर्ट है यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात की गई है। रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टेट एसएनडी काउंसिल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जो स्टेट एसएनडी काउंसिल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है इस रिपोर्ट में। ये आपको आएगा नहीं, आपको पता क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको आएगा कि ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की थी, ये पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो न्यूज़ में हैं, क्योंकि अभी जो है लेटेस्ट इंक्लूजन हुई है इंडिया से। तो इंडिया से टोटल जो हेरिटेज साइट्स हैं वो प्रेजेंटली जो है वो 44 हो चुकी हैं। तो जो 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंक्लूड की गई है इंडिया से, वो थी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ये बेसिकली 12 हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और एक का मैंने यहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया है, जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये मैंने एक इसलिए स्पेसिफाई क्योंकि 12 नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 11 जो है वो महाराष्ट्र में है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसलिए एक का मेंशन मैंने यहाँ पे किया। इसलिए ये आपको या तो हिस्ट्री में जाके पूछा जा सकता है कि जिंजी फोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि देखो करंट अफेयर की कुछ चीजें जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं वो हो सकता है आपको पॉलिटी में पूछी जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 44 तो है ही, 43rd भी इंक्लूड किया गया था 2024 में। 43rd जो था दैट इज मोइडैम्स, द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इन आसाम, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 43rd जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी वो कौन सी थी। और अहोम डायनेस्टी से भी थोड़ा बहुत पता आपको होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में भी अगर आप करंटली हमारे साथ फॉलो कर रहे हो तो अहोम रिवोल्ट की भी बात की गई है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अहोम रिवोल्ट जो है वो कब हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे वर्ल्ड बाई प्रोडक्ट डे जो है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। उसके अलावा न्यूज़ में है डीएसपी निस्तार। डीएसपी निस्तार, डीएसपी क्या है, डीएसपी स्टैंड्स फॉर डाइविंग स्पोर्ट वेसल। डाइविंग स्पोर्ट वेसल, द इंडियन नेवी विल कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार ऑन जुलाई 18। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स बना रहे हैं। एक उसमें से है निस्तार, ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप करें, इंडिजीनियसली डेवलप करने का मतलब भारत में ही बना रहे हैं, ठीक है, इंडिजीनियस हैं ये दोनों। तो एक है निस्तार जिसको हमने कमीशन कर चुके हैं हम 18 जुलाई को। और जो दूसरी दैट इज इसके बाद बनेगी, वो होगी निपुण। दूसरी इसके बाद अभी कमीशन होने वाली है, वो है निपुण। अब इंडिजीनियसली अगर वो डेवलप कर रहे हैं तो कौन डेवलप कर रहा है इसको, इसको डेवलप कर रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ये दो चीजें। उसके बाद न्यूज़ में है गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम। आपसे पूछा जा सकता है कि ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम किसने इनिशिएट किया है। ये इनिशिएट किया है यूएई ने। पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है फॉर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। जो भी कोई रेजिडेंट्स इंडिया और बांग्लादेश के यूएई में रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको एक लाइफ टाइम रेजिडेंसी मिल जाए वहाँ पर, तो उनको पे करना पड़ेगा। कितनी पेइंग फी है, 1 लाख दिरहम्स। 1 लाख दिरहम्स उनको पे करना पड़ेगा, जो इंडिया में लगभग 23.3 लाख के आसपास होता है। ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जो है वो किसने स्टार्ट किया है, यूएई ने। आपको इतना बहुत थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ब्रिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रिक्स की जो 2025 वाली समिट थी, वो समिट थी 17th समिट, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा गया आपको कि भाई 2025 समिट, आपसे पूछा जाएगा कि 17th समिट कहाँ पर हुई। रियो डी जनरे डियो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ये कहाँ पर है, ये है ब्राज़ील में, ठीक है। क्या थीम थी इसकी, ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये थीम आपको याद रखनी है। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। तो ब्रिक जो जो ब्रिक्स नाम है वो पहले ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना,
ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 2006 में। फिर ये 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया तो बन गया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। फिर 2024 में इसके कुछ और मेंबर ज्वाइन हुए हैं, जैसे इजिप्ट हुआ है, इथोपिया हुआ है, ईरान हुआ है, यूएई हुआ है। अब कहीं कहीं जगह आप देखोगे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसको अभी फॉर्मलाइज नहीं किया, इसलिए सऊदी अरेबिया को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। इनफैक्ट 2025 में जो अभी रिसेंट इसकी समिट हुई है रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे किसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को? इंडोनेशिया। तो करंटली इसके कितने मेंबर हो गए? करंटली इसके मेंबर हो गए 10। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। दूसरा, लोटस जो है वो ये भी न्यूज़ में थे। ठीक है, तो क्योंकि वुलर लेक में काफ़ी टाइम बाद इन्होंने लोटस खिले हैं, तो इन ये भी न्यूज़ में थे। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है नीलम्बो न्यूक्लिफेरा। नीलम्बो न्यूक्लिफेरा। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इतना थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे। नीलम्बो न्यूक्लिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। विंबलडन 2025 अभी कंक्लूड हुए हैं। तो मेन सिंगल में कौन विनर था? विनर था सिनर। जैनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। और वुमेन्स में कौन थे? ईगा श्वेतिक। ठीक है, पोलैंड से हैं। बस आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेंस डबल्स या मिक्स डबल्स उतने पूछने के चांसेस कम रहते हैं। आप सिर्फ सिंगल्स में याद रखिए मेंस और वुमेन्स में कौन विनर था विंबलडन में। ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो तो आप इसमें थोड़ा ये देख लेना कि विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और ये यूएस ओपन, ये कौन से कोर्ट में, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया था एसआई के एग्जाम में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर लेना। इंटरनेशनल मून डे मनाया गया कब? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को। यूथ स्पिरिचुअल समिट जो है वो 2025 की कहाँ पे हुई है? वाराणसी, यूपी में। क्या थीम थी इसकी? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था? यहाँ पे यूथ से ही लग रहा है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। आप थीम थोड़ा बहुत याद रख लेना। और समिट कहाँ पे हुई है? ये वाराणसी में हुई है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है वो 15 जुलाई को मनाया गया। इसकी क्या थीम थी? यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। एंड डिजिटल स्किल्स ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स अभी घोषित किए गए। ठीक है, तो अवार्ड्स में क्लीनेस्ट सिटी जो थी वो किसको दिया गया इस बार? अहमदाबाद को। मोस्टली जो है वो इंदौर रहता है, लेकिन इस बार जो है वो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको गया? अहमदाबाद को गया। क्लीनेस्ट गंगा टाउन का किसको मिला? प्रयागराज को मिला ये अवार्ड। और क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड ये किसको मिला? सिकंदराबाद कैंट को मिला है ये अवार्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। कलिंगा रत्न अवार्ड्स रिसेंटली हुए हैं। कलिंगा रत्न अवार्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो द्रौपदी मुर्मू है अब हमारे प्रेसिडेंट, वो गए थे ओडिशा और वहाँ पे उन्होंने कलिंगा रत्न अवार्ड जो थे वो कन्फर किए हैं। तो एक तो ये अवार्ड मिला है किसको? धर्मेंद्र प्रधान को, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है हमारे। ठीक है, तो एक और मिला है, मैं बाद में बात करता हूँ जब पर्सनल न्यूज़ की बात करूँगा वहाँ पे मैं। तो एक योजना है यहाँ पे, पीएम धन धन्य कृषि योजना। इस योजना के अंडर जो है वो 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सरकार डेवलप करेगी। कितने डिस्ट्रिक्ट्स? 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप करेगी इस योजना के अंडर। बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेटो रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो काफ़ी देर से चल रही है, तो नेटो न्यूज़ में है। थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि नेटो की फॉर्मेशन जो है वो 1949 में हुई थी थ्रू वॉशिंगटन ट्रीटी। इसके इनिशियली जो मेंबर्स थे वो 12 ही थे। करंटली इसके मेंबर जो हैं वो 32 हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, तो यहाँ पे लिखे गए हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, नॉर्वे, नीदरलैंड, पोर्चुगल, यूके एंड यूएसए। तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। बाद में वो लोगों ने ज्वाइन किया। तो अभी करंट जो मेंबर्स हैं वो हैं 32। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड यहाँ पे टर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बेसिकली जैसे ये क्या है? कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नॉर्मली जैसे कोई भी कंपनी जो है जब उनको कैपिटल रेज करते हैं तो वो क्या करते हैं? शेयर्स बेचते हैं या डिबेंचर्स बेचते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना, शेयर्स इक्विटी वगैरह मार्केट में बेचते हैं। उसी तरीके से
कुछ कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो क्या एक और इंस्ट्रूमेंट है मतलब फंड रेज करने का, वो क्या है, ये QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें होता क्या है, नॉर्मली जब हम शेयर्स वगैरह या डिवेंचर्स लेते हैं तो ये कॉमन पीपल लेते हैं। तो कॉमन पीपल, यहाँ पे कॉमन पीपल नहीं लेते, यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ठीक है। एज एन इंस्टीट्यूशन आपको चीजें खरीदनी पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, इस तरीके से। रिसेंटली किसने रेज किया है, ये SBI ने। तो आपसे ये टर्म पूछी जा सकती है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होती क्या है। बेसिकली ये होता है एक कैपिटल रेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर ये न्यूज में है डी फ्लेक्स वर्सेस डी फेक, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में है इस बार। तो अभी आपने देखा होगा कि डी फेक और डी फ्लेक में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फेक है, यहाँ पे फ्लेक है। तो डी फेक से ही आपको पता चलता है कि फेक कंटेंट क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कैन बी डेंजरस इफ मिसयूज। अभी आपने देखा होगा कि वो बंदर वाले भाई साहब जो हैं वो क्या बोलते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, बंदर वाले। तो आपने देखा होगा कि वो बेसिकली एक्चुअल में वीडियो नहीं होती हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू क्रिएट की गई वीडियोस होती हैं। वो एक्चुअल में वहां घूम नहीं रहा है, वो सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई होती वीडियोस होती हैं। तो इसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है ना, डी फेक का। उसी मिसयूज को रोकने के लिए एक टर्म है डी फ्लेक, ए टूल टू मार्क सच कंटेंट सो पीपल कैन रिकॉग्नाइज इट इज नॉट रियल, ठीक है। जब भी कोई वीडियोस आप बनाते हो, जैसे मान लो डी फेक से कोई वीडियो बनाई, तो उसको एक वाटर मार्क या कुछ ऐसे करके लिख दिया जाएगा, मेड बाय AI, मेड बाय AI, ठीक है ना, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, ये रियल वीडियो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के साइंस जो है वो कौन मार्किंग करेगा, उसकी डी फ्लेक के थ्रू उसको मार्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ए वीडियो विद ए स्मॉल साइन सेइंग मेड बाय AI, या फिर हिडन डिजिटल टैग्स या फिर वाटरमार्क का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो AI डी फेक के द्वारा जो भी वीडियोस बनाई गई हैं उनको मार्क किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये सही है या गलत है। AI मॉडल फॉर ट्रांसलिटरेटिंग, ये भी न्यूज में है, काफी चांसेस हैं इसको पूछने के। जो मराठी लैंग्वेज है ना, मराठी स्क्रिप्ट या मराठी लैंग्वेज है, तो बेसिकली मराठी जो है वो पहले लिखी जाती थी मोदी स्क्रिप्ट में। किस में लिखी जाती थी, मोदी स्क्रिप्ट में। अब जो मराठी है वो लिखी जाती है किस में, देवनागरी में। तो लगभग 700 सालों के लिए जो मराठी थी, 1300 से लेकर ऑलमोस्ट 1917 तक जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती थी मराठी के लिए, वो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती थी मोदी स्क्रिप्ट। लेकिन 1917 से ऑनवर्ड जो है वो देवनागरी का इस्तेमाल किया जाता है मराठी लिखने के लिए। तो जो भी पुरानी मोदी स्क्रिप्ट रही होंगी उनको अब ट्रांसलिटरेट किया जा रहा है, ट्रांसलेशन की जा रही है। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे AI मॉडल। तो एक किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है अब उस मोदी स्क्रिप्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, देवनागरी में। इसी से रिलेटेड एक मॉडल बनाया गया है IIT रुड़की द्वारा, जिसका नाम है मोसीनेट, ठीक है ना, क्या है, MOSCNET, ठीक है, मोसीनेट, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं कि मोदी वाज अ स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मराठी फॉर ऑलमोस्ट 700 ईयर्स, ठीक है। डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसको कब, 1917 में। आज जो है वो देवनागरी का इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर्स कुछ न्यूज में थे, एक था आपका आर्का, एक था आपका अरुणिका, ठीक है। इनकी स्पीड, जो आर्का की जो स्पीड थी दैट इज 11.7 पीटा फ्लॉप्स, कंप्यूटर में हम पढ़ चुके हैं। और अरुणिका जो है उसकी स्पीड है 8.24 पीटा फ्लॉप्स। जो अर्का है इट हैज बीन स्टेशनड एट IITM पुणे, एंड अरुणिका जो है दैट हैज बीन स्टेशन एट RWF नोएडा, ठीक है। दोनों जो है वो वेदर फॉरकास्टिंग से रिलेटेड है, इनफैक्ट इनकी जो वेदर फॉरकास्ट रेजोल्यूशन है वो दैट इज अप टू 6 किलोमीटर। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, इससे पहले जो हमारा रेजोल्यूशन था वो था 12 किलोमीटर की रेंज। मतलब अगर आपको किसी वेदर फॉरकास्टिंग करनी होती थी तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए आप कितना डायमीटर लेते थे, 12 किलोमीटर का डायमीटर लेते थे, फिर उसकी वेदर फॉरकास्टिंग करते थे। लेकिन अब सिंस हमारे पास एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम है, तो अब 6 किलोमीटर के एरिया के लिए ही आपके पास वेदर रिपोर्ट वगैरह होती है, ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह होती है। पर्सन इन न्यूज, सोनाली मिश्रा जो है वो पहली वुमेन DGP बनी है किसकी, RPF की, रेलवे पुलिस फोर्स की पहली वुमेन DGP है ये। आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरे पर्सन इन न्यूज हैं फौजा सिंह, जिनको टर्बन टोर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। मैराथन रनर थे, रिसेंटली इनको एक कार ने हिट करके इनकी डेथ हो गई है।
113 या 114 ऐसे कुछ एज थी इनकी। तो इन्होंने बेसिकली ये क्यों इतने मैराथन रनर हैं, ये क्यों इतने न्यूज़ में है? देखिए इन्होंने फुल मैराथन दौड़ी थी एट द एज ऑफ 100, ठीक है ना, 100 साल की उम्र में इन्होंने क्या दौड़ी थी? फुल मैराथन। फुल मैराथन होती कितनी है? लगभग 42.195 किलोमीटर की फुल मैराथन होती, और इन्होंने इसको कितने आवर्स में कंप्लीट किया था? 8 आवर 25 मिनट 17 सेकेंड्स में इन्होंने कंप्लीट की थी। ही वाज द ओल्डेस्ट पर्सन इन डूइंग सो, ठीक है, फुल मैराथन दौड़ने के लिए। he was also face of Adidas campaign impossible is nothing। बेसिकली जो Adidas ने campaign चलाई थी impossible is nothing, इसमें 3 फेसेस का इस्तेमाल किया गया था। उसमें से एक फेस जो था वो था अपना फौजा सिंह, ठीक है। 2 फेसेस आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अलावा 2 और फेसेस थे, मतलब 2 और लोग थे उसमें, वो कौन कौन से थे, आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स रिसेंटली जो है वो 4 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा में। एक तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन श्रृंगला थे, उज्जवल निकाम, सी सदानंद, मीनाक्षी जैन जो है वो हिस्टोरियन रह चुकी हैं। ये हो सकता है ये आपसे ना पूछा जाए, लेकिन पॉलिटी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर से रिलेटेड आर्टिकल है वो कौन सा है? दैट इज आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 डील करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोले तो राज्यसभा यहाँ पे, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, ठीक है। तो नीचे जरा बताइए कि राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? कौन सा आर्टिकल डील करता है नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ? आर्टिकल 80, ठीक है। मीनाक्षी जैन हिस्टोरियन है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, मैंने ऊपर कहा था आपसे कि कलिंगा अवार्ड्स जो थे, कलिंगा अवार्ड्स के लिए उड़ीसा गए थे हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। अब उन्होंने एक तो वहां पे धर्मेंद्र प्रधान को भी अवार्ड दिया था, दूसरे अवार्ड जो था उन्होंने पोस्टुमसली किसको दिया है यहाँ पे? वो दिया है अडिकाबी सरला दास जी को, ठीक है ना। इनकी 600th बर्थ एनिवर्सरी थी और इनको दिया गया यहाँ पे कलिंगा अवार्ड। अब क्यों कलिंगा अवार्ड दिया गया इनको? क्योंकि इन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन की होगी। क्या कंट्रीब्यूशन की है इन्होंने? ही इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ उड़िया लिटरेचर। इनको माना जाता है फादर ऑफ उड़िया लिटरेचर, एज ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू राइट उड़िया, ठीक है। अब क्या नोटेबल उड़िया एपिक्स हैं जो इन्होंने लिखी है? इन्होंने महाभारत लिखी है उड़िया में, ठीक है, रामायण लिखी है उड़िया में, चंदी पुराना लिखे हैं उड़िया में। इनफैक्ट इनकी एक बुक भी है जिस बुक का नाम है लक्ष्मी नारायण वाचनिका, यहाँ पे वी है वाचनिका, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। प्लेसेस इन न्यूज, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है दैट इज इन उत्तराखंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वैली ऑफ फ्लावर्स इन जे&के, तो वो कहाँ पर है? पदरी, डिस्ट्रिक्ट डोडा। पदरी जो है वो बेसिकली ये जगह है भद्रवा में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट डोडा। याकतेन एक विलेज है, वो कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में ये इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना है। इट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज अंडर नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव बाय सिक्किम गवर्नमेंट। सिक्किम गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव चला रही है नोमैड सिक्किम करके, उसमें जो फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज है वो किसको डिक्लेयर किया गया है? याकटेन विलेज को, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट 2 पसंद आया होगा। अभी पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा जुलाई से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास।